हेलो बच्चों, ट्रेनिंग ट्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स। बेटा एक दो लेक्चर्स में ये वेक्टर्स हम खत्म कर देंगे, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर्स में उसके बाद आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4, और इस पर हम इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी क्लास 12th आपकी वेक्टर्स के बेसिस पे ही होगी, ठीक है। क्लास 12th में, क्लास 11 तो रहेगी रहेगी, क्लास 12th में भी आपको वेक्टर ही सोल्व करना है। सारी चीज़ें वेक्टर के बेसिस पे ही चलने वाली हैं। तो इस चैप्टर को मेक श्योर करना कि बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर आता हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा पैरेललोग्राम लो, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का एक और मेथड, ठीक है। पैरेललोग्राम लो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक पॉलीगन लो भी है, उसका हम इतना डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पैरेललोग्राम लो क्या कहता है? देखो यार, अभी हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है। कैसे? कि अगर एक वेक्टर है, मान लो वाइट कलर से यूज़ करते हैं, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है ना। और ये एक ऑर्डर में थे। किसमें थे? एक ऑर्डर में थे कि हेड ए का हेड बी के टेल से कनेक्टेड था, है ना। तो हम क्या करते थे, इनका जो रिजल्टेंट होता था वो ऑपोजिट ऑर्डर में होता था, आर, ऐसा होता था। इसे हम कहते थे ट्रायंगल लो। इसे हम क्या कहते थे? ट्रायंगल लो, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है हमारा बी, ठीक है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी, और ये कैसे वेक्टर हैं? ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं, मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। अब देखो, ये एक फिक्स ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा इनके बीच का क्या हो गया? एंगल हो गया। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, ठीक है। इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? अब देखो कैसे करते हैं इसको। यहां पे ना हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और इस पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो इनके इनिशियल पॉइंट से पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा, ठीक है। ये हमारा होगा आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमारा होगा आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करें? अब इसको सोल्व कैसे करें? तो एक चीज देखो यार, आपको देखो दो वेक्टर हैं ए और बी, ये ऐड हो रहे हैं। पहले भी हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, तो यार दो चीजों को ऐड करके रिजल्ट तो सेम ही आना है। रिजल्ट तो क्या आना है? सेम ही आना है। अगर मैं क्या करूं, अब देखना, इतनी सी चीज को, ये लो ऐसे। अब सर ये क्या किया आपने? ये क्या किया? अभी देखते जाओ। आ, अब ठीक है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इशू। इस बी वेक्टर को उठा के अगर मैं यहां पे रख दूं, है भाई, ये बी वेक्टर को उठा के मैंने यहां कर दिया। पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब अगर मैंने ये पैरेलल शिफ्टिंग से ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर यहाँ पे रख दिया, इन दोनों के बीच में एंगल तो अब भी कितने का रहेगा बेटा? थीटा रहेगा। और ये थीटा, आप देख के मेरे को बताओ, क्या ये आपको ट्रायंगल लो नहीं लग रहा? क्या ये आपको ट्रायंगल लो नहीं लग रहा क्या? ट्रायंगल लो में भी तो ऐसे ही होता था। तो जस्ट हमने क्या करा, बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये ट्रायंगल लो बन गया। तो मीन्स इसका रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा।
रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा बेटा, जो हमारे ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। और यहाँ पे एंगल जो होगा रिजल्टेंट का ए के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या है, अल्फा, जिसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, आर वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, फर्क क्या है फिर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में? पैरेललोग्राम लॉ में जो वेक्टर्स होते हैं वो कोई इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में सिर्फ डेफिनेशन का फर्क है कि जो दो वेक्टर को हम जोड़ रहे होते हैं वो दोनों सेम ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम ऑर्डर में हमारे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन का पूरा खेल आप समझ चुके हो। चाहे अब आपकी मर्जी है, ठीक है, आप ट्रायंगल लॉ से यूज करना चाहते हो, ट्रायंगल लॉ से फिगर बनाना चाहते हो, या पैरेललोग्राम लॉ से आप फिगर बनाना चाहते हो, रिजल्ट दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो वेक्टर एडिशन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूं वेक्टर एडिशन के बारे में, तो पहली चीज याद रखना, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भैया, चाहे आप a प्लस बी करो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर करो, या फिर आप b वेक्टर प्लस a वेक्टर करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होता है मीन्स आप तीन वेक्टर हैं आपके पास, आप क्या करते हो, पहले बी और सी को जोड़ लेते हो और फिर उनके रिजल्टेंट के साथ आप ए को जोड़ते हो, या फिर आप पहले ए और बी को जोड़ लो और उसमें सी को जोड़ दो, तो दोनों केस में रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स किन्हीं भी दो को पहले जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है ना? चलो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर होगा कि हम कैसे वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो उससे पहले भैया सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11 12 की पीसीएम कंप्लीट कराई जाएगी, जेई मेंस और एडवांस के हिसाब से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो। और कोई भी फीस आपसे कहीं पे भी नहीं ली जाएगी, तो मेरे हिसाब से इस चैनल को आपको ज्वाइन करके रखना चाहिए और औरों को शेयर भी करके रखना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन रीड करो, हो सके तो ट्राई कर रहा हूँ कि आप कितना इसको सोल्व कर पाते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास m m एंड m नॉट आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीन मास रखे हुए हैं, एक है m, दूसरा है m और तीसरा है m नॉट। कह रहे हैं फाइंड द नेट फोर्स ऑन m नॉट। नेट फोर्स निकालना है m नॉट पर। ठीक है, अब यहां पे पहली बात तो भैया भैया फोर्स लग कौन सा रहा है ना? हमें तो फोर्स निकालना है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई कौन सा हो रहा है। अगर आपको इसका आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज है हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है एम नोट के ऊपर, लेकिन वो फोर्स है कौन सा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी थॉट प्रोसेस बननी स्टार्ट होगी कि सोचते कैसे हैं फिजिक्स के अंदर। भैया कौन सा फोर्स है, सबसे पहली बात, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कौन सा है। अब कुछ बच्चों को इसका आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो कंटिन्यू करो। अगर कुछ बच्चों को आइडिया नहीं लग रहा कि यार कौन सा फोर्स लग रहा है इनमें, तो इधर आके पहले समझो, क्लास नाइन्थ की बात है। ठीक है, क्लास नाइन्थ में
एक चैप्टर था जिसका नाम था ग्रेविटेशन। कहानी याद आई? ठीक है, एक चैप्टर था जिसका नाम है ग्रेविटेशन। वो क्या कहता था कि अगर दो मास रखे हुए हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है आर, भैया कोई भी दो मास वाली जो बॉडी होती हैं, जिन भी बॉडीज का कुछ ना कुछ मास होता है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जी, m1 m2, जो दो मास हैं उनका प्रोडक्ट, और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये लगता कैसे है? और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, मीन्स ये इसको m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा और m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये इनके बीच में, अब यहां पे भी, अब देखो सर यहां पे तो तीन मास हैं, तीन मास के बीच में कैसे फोर्स लगेगा? भैया दो दो का सेट बना लो यार। ठीक है, दो दो का क्या कर लो, सेट बना लो। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? एल। एल मान लेते हैं क्योंकि तीनों में डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। अब एक फोर्स इधर, एक फोर्स इस पे इधर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे? फोर्स बनाएंगे। चलो इसको अलग कलर से बनाएं, फोर्स को अलग कलर से हम बनाते हैं। एक फोर्स इस पे लगाएगा, ये दोनों आपस में खींचेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही ये दोनों भी आपस में खींचेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में, एम और एम नोट, ये भी आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। खींचेंगे, बहुत बढ़िया। अब सर इतने सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ एम नोट, ठीक है, हमें किस पे फोर्स निकालना है बेटा? एम नोट के ऊपर फोर्स निकालना है। तो मैं अपना पूरा फोकस किस पे रखूंगा? एम नोट पे रखूंगा कि एम नोट के ऊपर कौन कौन से मेरे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? लगने को तो वही सेम एम पे भी लग रहे हैं, दूसरे एम पे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें पूछा किसके ऊपर है? एम नोट के ऊपर है। पूछा किसके ऊपर है? एम नोट के ऊपर है। तो मान लेते हैं इस फोर्स को, मैं मान लेता हूं F1, और एक को मैं मान लेता हूं F2। ठीक है, अगर मैं F1 की वैल्यू लिखता, F1 की मैं वैल्यू लिखता तो क्या लिखी जाती? जी एम, एम नोट, ये वाला और ये वाले फोर्स एम और एम नोट हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है? एल है, तो एल का स्क्वायर। मैं F2 की वैल्यू लिखता तो वो क्या लिखता? जी एम, एम नोट अपॉन एल का स्क्वायर, क्योंकि इस बार ये दो फोर्सेस हैं, इनके बीच में भी डिस्टेंस एल है और वैल्यू एम और एम नोट ही है। अब ये क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। बट ये क्या चीज है? ये क्या लिखी है बेटा आपने? ये जो लिखा है ये आपने मैग्नीट्यूड लिखा है। ये आपने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सबको पता है? हाँ जी सर, सबको पता है। तो फिर ये ऐड जो होंगे ये किसके हिसाब से होंगे? ये वेक्टर लॉज के हिसाब से होंगे। ऐड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर लॉज लगाना पड़ेगा। और वेक्टर लॉ मैंने आपको बताया था, वेक्टर किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ऐड होगा या कुछ भी ऑपरेशन लगेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? एंगल पर। मतलब इनका एडिशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पर। अभी हमने क्या करा? हमने एम नोट के ऊपर, ठीक है, मान लो एक मैं छोटे से पॉइंट से दिखा देता हूं, ये हमारा एम नोट है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऐसे F1 लग रहा है और एक ऐसे F2 लग रहा है। ठीक है, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, ये हमारा मास है एम नोट। और अब इसको सिंप्लीफाई करना कैसे है? देखो, एक है फिजिक्स, एक गधे वाली मेहनत होती है, एक घोड़े वाली मेहनत होती है। अब आपको कौन सी करनी है? आप देखो, दो फोर्सेस F1
और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं उसको F ले लूं। मैंने उसको क्या कर लिया, F ले लिया। ये भी F हो गया, ये भी क्या हो गया, F हो गया। अब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के, दो फोर्सेस क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर कुछ बात की थी कि अगर दोनों फोर्सेस का, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो अलग अलग एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। अब देखो यहां पे आप इसको सोल्व करोगे तो इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से सोल्व कर सकते हो। इनके बीच का रिजल्टेंट ये होगा, कोई इनिशियल वेक्टर बन रहे हैं, ये अभी सिखाया था, कोई इनिशियल वेक्टर बन रहे हैं, ये हमारा क्या आएगा, एफ नेट आएगा। अब प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि यार मेरे को तो एंगल नहीं पता लग रहा, मुझे एंगल का नहीं पता लग रहा। एंगल का कैसे पता लगेगा भैया, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री का होगा तो हमने 60 डिग्री का एंगल ले लिया। अब यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, f√3। और f की वैल्यू डाल दो। f की वैल्यू कितनी थी, g(m)m0 अपॉन एल स्क्वेयर। तो g(m)m0 अपॉन एल स्क्वेयर इंटू √3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना नेट फोर्स लग रहा है m0 के ऊपर। ठीक है, m0 मास पर इतना फोर्स हमारा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो था स्मार्ट वर्क, ये क्या है, स्मार्ट वर्क। अगर आपके पास ऐसा स्कूल में करने को आ जाए, ठीक है, स्कूल में आप इसको कैसे करके आओगे कि आपने ये m0 बनाया, यहां पे f1 और यहां पे f2। आप इस इनके बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री, आप पैरेललोग्राम लो लगाओ और इनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा एफ नेट, उसको कंप्लीट सोल्व करो। कैसे, √a² मतलब f का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60। यहाँ पे f1 f2 की वैल्यू डालनी है वो लिखो, नहीं तो ये वाला स्टेप तो आप कर ही सकते हो कि f1 और f2 को इक्वल हम ले लेते हैं f के, तो आप ये कंप्लीट सोल्व करके आओगे। ठीक है, f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f² cos 60। ठीक है बच्चे, ये ऐसे आपको स्कूल में सोल्व करना है। ये है हमारा स्मार्ट वर्क, हम जल्दी जेई में ऐसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर है ये। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे 60-70% भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पॉज करके फिर सोल्व करना। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट फोर्स निकालना है m0 के ऊपर। मतलब एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स l है, स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, l है। तो उसपे कॉर्नर पे चार मास रखे हुए हैं m m m एंड m0। तो हमें m0 के ऊपर क्या करना है, फोर्स निकालना है। अब m0 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो एक तो m0 के ऊपर इधर ऐसे इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं f1। एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा होगा, इसको हम मान लेते हैं f2। इसके साथ इंटरेक्शन है। अच्छा इस बार इसके साथ भी तो इंटरेक्शन है, ये भी तो इसको इंटरेक्ट करेगा। एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा जिसे हम मान लेते हैं f3। सबसे पहले तो इंटरेक्शन ही देखा करो किसकी किसके साथ हो रही है। ठीक है, इंटरेक्शन देखा करो। इनके बीच में डिस्टेंस l है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस l है, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्या है, l है। अच्छा क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस l है भाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, l√2। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, l√2। डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, साइड का √2 टाइम्स, है ना।
तो L√2 इनके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो m नोट के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3। ठीक है, F1, F2 और F3। क्लियर हो गया। चलो अब कैसे सोल्व करें सर, यहाँ पे तो 3 फोर्सेस है भैया, 2 को पहले सोल्व कर लो और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ तीसरे फोर्स को सोल्व कर लेंगे। अब मैं इसमें से किसको सोल्व करूं, क्या मैं पहले F1 और F3 को सोल्व करूं या F2 और F3 को सोल्व करूं, है भाई, किसको मैं सोल्व करूं। अब ये आप कैसे भी कर सकते हो। अब इसमें कोई बच्चा कहे मेरे को तो एंगल नहीं पता, भैया ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और इनका बीच में जो डायगोनल जाता है वो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल भी हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब ये यहाँ पे आती है बात समझदारी की कि हमें कौन सा पहले सोल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं F1, F2, F3 की वैल्यू लिख लेता हूँ। F1 की वैल्यू क्या होगी, G m नोट अपॉन L का स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या होगी, G m नोट अपॉन L का स्क्वायर। F3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, G m नोट अपॉन L√2 का स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिखेंगे, G m नोट अपॉन 2L का स्क्वायर। कितना हो गया ये, 2L का स्क्वायर। अब ये देखो ये दो तो सेम है, ये दो सेम है, तो इनको अगर मैं F लेट कर लेता हूं तो मेरा F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, इज इक्वल टू F, और जो F3 होगा बेटा वो ध्यान से अगर देखोगे वो F/2 नहीं दिख रहा, G m नोट अपॉन L स्क्वायर तो हमने F लेट किया है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब डायग्राम बना लो, क्या है, यहाँ पे m नोट, इसके ऊपर एक फोर्स, ये F1 है, F के बराबर है, इधर एक फोर्स है वो भी F2 है, इसके बराबर, F के बराबर, और इधर एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये इसको अगर मैं बनाता हूं, अलग कलर से बनाते हैं इसको, इसको हमने बनाया F/2। ये कितना है हमारा, F/2 है। तो अब मेरे को साफ साफ समझ आ रहा है कि कौन से को मुझे सोल्व करना चाहिए। यार दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, पहले इसको सोल्व करें, ठीक है ना, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, अगर मैं इसको F और F को सोल्व करता हूं, जो दो वेक्टर हमारे 90 डिग्री पे हैं, इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री पे। इनका F नेट क्या निकलेगा, ये जो F नेट निकलेगा ये क्या निकलेगा, F√2 टाइम्स। ठीक है, ये कितना आएगा, F√2। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब ये F√2 भी किस डायरेक्शन में है, F/2 की डायरेक्शन में है। अब हमारे पास इन दोनों को हटा दूं अगर मैं, क्योंकि इन दो की जगह मैं F नेट रखूंगा, तो मेरे पास क्या फिगर बची, क्या डायग्राम बचा, एम नोट के ऊपर एक ये फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है F/2, और उन दोनों का रिजल्टेंट आया, उन दोनों का रिजल्टेंट आया वो भी ऐसे ही लग रहा है जिसकी वैल्यू है F√2। हालांकि व्हाइट वाला बड़ा बनना चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू है F√2। तो इनका नेट कितना आएगा, अब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे 0 डिग्री के एंगल पे हैं तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, F/2 प्लस F√2। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, F कॉमन आ गया, 1/2 प्लस √2, और F की आप वैल्यू डाल दो, F की आप वैल्यू डाल दो, G m नोट अपॉन L स्क्वेयर इंटू 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2, ये आया हमारा नेट फोर्स। ठीक है, ये आया हमारा नेट फोर्स। क्लियर हुआ, समझ आई बात। आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ, ठीक है, अभी मेरा और मन तो है कराने का, बट मैं चाह रहा हूँ आप इन दो क्वेश्चंस को ना
अपने आप ऐसे भी सोल्व करके देखो, क्या क्या स्टेप्स मैंने लगाए हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स मैंने लगाए हैं वो करो, और इनको स्कूल के हिसाब से कैसे करके आओगे आप वो भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।